चलिए आज इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, पार्टनरशिप वाले को। तो क्लास में जैसे कि मैंने आपको नया जो गार्नर वर्सेस मुर्रे वाला जो था वो मैंने आपको बताया था, हमने जो कॉलेज में करा था आज उसका ही एक नेक्स्ट हम वो कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक वही आपका फॉर्मूला है गार्नर वर्सेस मुर्रे वाला। गार्नर वर्सेस मुर्रे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है, इंसॉल्वेंट जो रियलाइजेशन का लॉस है वो पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे, साथ ही साथ जो इंसॉल्वेंट है उसका जो हिस्सा है वो सोल्वेंट लेके आएंगे, अपने कैपिटल के रेशो में लेके आएंगे। कैपिटल का रेशो कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर करंट अकाउंट दे रखा है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में उनका कैपिटल का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है वो लेंगे। अगर करंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस छोड़कर बाकी सभी एडजस्टमेंट करके ड्रॉइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व को बांटने की, और जो पहले से ही आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस दिया हुआ है उसको बांट के, ठीक है, इन पांचों आइटम्स को बांट के जो भी आपका कैपिटल का बैलेंस निकलेगा उसके रेशो में आप बांट दोगे। अभी हम कर रहे हैं उससे अगला पार्ट। सो 22 का इलस्ट्रेशन है आपका ये, यहाँ पे एबीसी पार्टनर्स है, 4:3:2 के रेशो में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका। बैलेंस शीट इनकी 31 मार्च 2014 को बंद होती है। बैलेंस शीट में इनके पास क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिए हुए हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ एक चीज लिखी हुई है, सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, यानी स्टॉक इनके गिरवी रखा हुआ है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो पैसा है वो आपके स्टॉक में से रिकवर होगा। सेकेंड है लोन। लोन भी आपका जो है मशीनरी के अगेंस्ट में मोर्टगेज है, तो यानी जो मशीनरी है, मशीनरी बेच के जो भी पैसा आपका रिकवर होगा वो उससे आपका लोन चुकता हो जाएगा। कैपिटल्स के तीनों के बैलेंस आपको दे रखे, तीनों के पॉजिटिव बैलेंस है। कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस दिया हुआ है। ठीक है, एसेट साइड पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया होता है तो वो हमारे लिए लॉस होता है, लॉस बटेगा पार्टनर्स के अंदर। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इस लॉस की वजह से उनका कैपिटल का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लॉस है ये बटेगा, डेबिट साइड पे आएगा ये कैपिटल अकाउंट के। फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, स्टॉक जो था वो बैंकर ने ले लिया था, बाहर की बारी बैंकर ने ले लिया। ठीक है, इसको हम रियलाइजेशन में नहीं दिखाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। इट रियलाइज 20,000, उसने 20,000 रुपए रियलाइज कर लिए और बाकी के जो है ना उसने 4,000 रुपए आपको, मतलब 4,000 रुपए का उसका जो भी था ओवरड्राफ्ट वगैरह उसने करने के बाद वापस आपको जो है ना वो पे बैक कर दिया 4,000, और इंटरेस्ट वगैरह सब उसने अपना रिकवर कर दिया, जो भी आपका ये स्टॉक वाला हिस्सा था उसके अंदर से। ठीक है, इसके लिए हमें एक अलग से स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है। बैंक उसने ना सिर्फ आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसने ना सिर्फ आपके पास से अपना बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पैसा निकाला है, ये 4,000 भी निकाले हैं उसने अपने पास से। ठीक है, तो एक स्टॉक अकाउंट हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि बैंकर ने स्टॉक ले लिया था तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये नहीं जाएगा, क्योंकि हमने स्टॉक को बेच के कोई पैसा नहीं लिया है। स्टॉक अकाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। स्टॉक का जो बैलेंस आपको दे रखा है वो 25,000 रुपए का दे रखा है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 25,000। क्रेडिट साइड पे चला जाएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट इसको गिरवी रखा हुआ था आपने। बैंक ओवरड्राफ्ट था आपका 15,000 रुपए का, यहाँ पे आ जाएगा 15,000। इसके अलावा इन्होंने बाय कैश आ जाएगा यहाँ पे, जो ये 4,000 वाला आइटम है। ठीक है, ये 4,000 आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए क्या बैलेंस बच रहा है, 25,000 ओपनिंग था, यहाँ पे आ गया आपका 15,000 और 4,000, ये दोनों चीजें हमने इनसे कर दी माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस चीज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या रखा है, बैंक पेड बैक 4,000 आफ्टर रिकवरिंग इट्स ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक ने अपना ओवरड्राफ्ट का पैसा निकाला स्टॉक में से और बाकी का बचा हुआ 4,000 आपको वापस दे दिया। अगर ये 4,000 आपको वापस मिला है, ठीक है, यानी हमें मिला है, कंपनी को मिला है, तो ये यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे क्यों दिखाया है, हमें पैसा मिला है ना, बैंक ने हमें 4,000 रुपए लौटा दिए, तो हमारे पास 25,000 रुपए का स्टॉक था। ठीक है, 15,000 उसमें से बैंक ने अपने उसको बेच के रिकवर कर लिए और 4,000 उसने हमको लौटा दिए। इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ क्रेडिट करने की वजह से यहाँ पे लॉस आएगा, रियलाइजेशन का लॉस 6,000 रुपए का लॉस आएगा। ये कैसे आया है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 25,000 का स्टॉक आपके पास रखा था, बैंक ने उसको ले लिया क्योंकि उसका ओवरड्राफ्ट था और आपने उसको गिरवी रखा हुआ था स्टॉक को, ठीक है। उसको अपना पैसा रिकवर करना था, उसने ले लिया। रिकवर करने के चक्कर में उसने क्या करा, बैंक ने उस स्टॉक को बेच दिया। कितने में बेच दिया उसने, 20,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 20,000 रुपए में बेचा, 5,000 तो यहाँ पे लॉस हो गया। 25,000 का स्टॉक बैंक ने बेच दिया 20,000 का। इस 20,000 में से भी 15,000 उसने अपना बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा रिकवर करा है, ठीक है। तो 15,000 उसने अपने पास रख लिया और आपको कितना दिया, 4,000, ठीक है। 4,000 आपको दिया है उसने, भले कितने में वहां पे सेल कराओ 20,000 में, आपको कितना पैसा दिया है उसने, 4,000 रुपए दिए हैं, जबकि उसने रिकवर कितने करे यहाँ पे, 15,000 करे हैं, ठीक है। 25,000 में से 15,000 उसने अपने पास रख लिए। हमारे पास से तो 25 का स्टॉक गया ना, उसने भले ही 20 में बेचा हो, हमें क्या मतलब है कितने में भी बेचा हो, ठीक है। हमारे पास से तो 25,000 का स्टॉक गया, उसने उस 25,000 में से 15 अपने पास रख लिए और 4 हमें लौटा दिए, ठीक है। तो 25 में से 15 गए, 4 हमें लौटा दिए, बाकी का जो बैलेंस है 6,000 रुपए का, वो हो गया यहाँ पे लॉस। क्यों लॉस हुआ, 25,000 के में से अगर 15,000 बैंक का ओवरड्राफ्ट चुकता भी हो जाता है तो पैसे बचते हैं 10,000, ठीक है। 10,000 रुपए बचते। इस 10,000 में से उसने हमें सिर्फ और सिर्फ 4,000 लौटाए हैं, बाकी 6,000 का क्या हुआ, बाकी 6,000 कहाँ गए, लॉस हो गया ना। 5,000 तो शुरू में ही लॉस हो गया था, 25 का 20 में बेच दिया और 1,000 वो यहां खा गए हमारा। 15,000 ले लिया 20 में से और हमें सिर्फ 4 दिया, 1,000 वहां वो खत्म हो गया। तो हमें टोटल लॉस कितना हुआ फर्म को, 6,000 रुपए का। इसको आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लॉस के नाम पे 6,000 रुपए शो करोगे, ठीक है। इसको निकालने का फंडा ये था कि 25,000 का स्टॉक हमारे पास था, बैंक ने ले लिया क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट हमने उसको गिरवी रखा था, तो बैंक को तो अपना पैसा रिकवर करना है, तो वो तो जो भी आपने गिरवी रख रखा है उसको बेच के निकालेगा पैसा। उसने 25,000 का स्टॉक 20,000 में बेच दिया, तो 5,000 का लॉस तो यही हो गया हमें, ठीक है। इस 20,000 में से 15,000 उसने अपने रख लिए, 5,000 बचने चाहिए थे पैसे, पर उसने हमें 5,000 नहीं लौटाए, उसने हमें कितने लौटाए, सिर्फ 4,000 लौटाए। 1,000 यहाँ लॉस हो गया हमारा, टोटल लॉस कितना हो गया हमारा, 6,000, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन का, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो आप बुक में अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड के ऊपर रियलाइजेशन का लॉस, स्टॉक का जो लॉस लिखा हुआ है, स्टॉक लॉस, वो 6,000 रुपए का लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रखा है कि मशीनरी आपकी डिस्पोज की गई है 24,000 रुपए में। ये तो ईजी सा है, पर आपको मालूम ही है क्या करना है इसका। रियलाइज हुए हैं 24,000, ठीक है। लोन आपका फुल्ली पे हो गया अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू 1,000 के इंटरेस्ट के साथ। लोन था आपका 25,000 का, 1,000 के इंटरेस्ट के साथ आपने उसको पे करा है, यानी 26,000 रुपए लौटाए। ये चीज ध्यान रखिएगा, लोन 25,000 का था तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 25 आएगा, लेकिन हमने लौटाया कितना है, विद इंटरेस्ट, 1,000 के इंटरेस्ट के साथ। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जब आप चुकाने की एंट्री करोगे ना टू बैंक, उसके अंदर आप 26,000 लिखोगे क्योंकि 1,000 के इंटरेस्ट के साथ आपने चुकाया है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, ये जो आपका लोन था ना, ये मशीनरी गिरवी रखी हुई थी आपने इस लोन को चुकाने के लिए। मशीनरी है हमारे पास 40,000 की। इस 40,000 में से जो कि यही गिरवी रखी हुई थी, तो जो भी लोन आपका चुकता हुआ है वो इस मशीनरी को बेच के चुकता हुआ है, ठीक है। इसमें से 25,000 रुपए तो लोन की अमाउंट गई और 1,000 रुपए गई इंटरेस्ट की अमाउंट, यानी टोटल पैसा इसमें से कितना निकला, 26, बाकी बच गया 24। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप जो दिखाओगे मशीनरी से जो पैसा आपको मिला है बेच के बचा हुआ, वो है आपका 24,000 रुपए, तो वो यहाँ पे आप शो करोगे, ठीक है। ओके नाउ, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ आपको 24,000 के लिए डिस्पोज ऑफ हुई है, मतलब आपने जो 24,000 की मशीनरी बच गई ना, वो आपने बेची है,
ठीक है, स्टॉक की तरह नहीं है, स्टॉक की तरह पूरा वो बैंक नहीं ले गया उसको, आपने मशीनरी को बेचा है 24,000 में, तो फर्म ने बेचा, तो इसलिए हम इसे जरूर दिखाएंगे। ओके, सन्ड्री क्रेडिट्स जो थे वो डिस्चार्ज, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो, एक्सपेंसेस वगैरह। सी इंस्टॉलमेंट हो गया, उससे सिर्फ 950 रुपए मिले, ये भी आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। कैपिटल रेशो क्या होगा यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशो क्या कैसे निकालेंगे, करंट अकाउंट नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल में जो जो चीजें एडजस्ट होती है ना वो देख लो। इंस्टॉलमेंट हुआ है सी, हमारे पास है दो पार्टनर ए और बी, ये बांटेंगे। ए की कैपिटल है 20,000, बी की कैपिटल है 10,000। ना कोई ड्रॉइंग है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना प्रॉफिट है, ना रिजर्व है, लॉस है हमारे पास। तो मैंने बताया था ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें, अगर प्रॉफिट ऐड होता है तो लॉस घटता है, ठीक है, रियलाइजेशन का नहीं, बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो ये लॉस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटता है, लॉस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, तो ए के हिस्से में आएगा 4,000 और बी के हिस्से में आएगा 3,000, ठीक है। इसे आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे भी दिखाओगे, तो यानी ए का बन गया 16,000 और बी का बन गया 7,000, रेशो क्या हो गया 16:7, तो 16:7 के रेशो में सी का जो भी आपका ये 950 रुपए काट के जो भी इसका डेफिशिएंसी आई है इसके अकाउंट में, वो ए और बी लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, कैसे अकाउंट बनेंगे, मैंने आपको क्लास के अंदर कराया था कल, ये आप करिएगा। एक और चीज, आप लोग कहते हैं कि हमें वीडियो में समझ में नहीं आता, वीडियो के अंदर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, वीडियो के अंदर ज्यादा डिस्क्राइब होता है, मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताती हूँ हर एक क्वेश्चन, ठीक है। समझ में ना आने का रीजन क्या है, कॉपी और किताब लेके नहीं बैठते आप, सिर्फ उसको सुनते हो गाने की तरह, साथ के साथ क्वेश्चन ट्राई नहीं करते। एक इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ दिखाया कैसे करना है, उसके बाद तुरंत आप वही इलस्ट्रेशन निकाल के देखो। आप बुक में ऐसे पढ़ते हो उसको जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, पढ़ने से और गाने की तरह सुनने से नहीं आते, हाथ से आपको निकालने पड़ते हैं। दूसरी चीज, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है सुनते वक्त, आप उसको नोट नहीं करते और मेरे से आके नहीं पूछते कि मैडम ये डाउट आया था, तो जब तक आप ये करोगे नहीं तो कैसे आपको समझ में आएगा। गाने की तरह मत सुनो लेक्चर को, साथ में कॉपी लेके बैठो, साथ में किताब लेके बैठो, और किताब में स्टोरी की तरह मत पढ़ो। जो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराया जाता है वो क्वेश्चन साथ के साथ में खुद से करके देखो अपने हाथ से, तब आएगा समझ में। दूसरी बात, ये चीज कि 1 घंटे का लेक्चर एक साथ नहीं देखा जाता, तो आपको कोई नहीं कहता आप 1 घंटे का लेक्चर एक ही बार में बैठ के देखो, दो पार्ट्स में बांट लो, 4 पार्ट में बांट लो, 4 बार देखो, ठीक है। पूरे 24 घंटे आपके पास दिन में, सारे बाकी के काम निकाल के 12 घंटे भी छोड़ोगे ना तो 1 घंटे का लेक्चर आप 12 बार देख सकते हो। 12 बार आप कोई लेक्चर देख लो ना तो पॉसिबल ही नहीं है आपको उसके अंदर कुछ याद ना रहे। बैठ के करो, 1 घंटे का लेक्चर है उसको 2 पार्ट्स में बांटो, 4 पार्ट में बांटो, 5 में बांटो, 6 में बांटो, 10-10 मिनट का करके देखो, एक एक क्वेश्चन करके देखो, आपकी मर्जी है पर उसको करो। आप वैसे फोन के अंदर बहुत सारी चीजें देखते हो, उसके अंदर इतना टाइम लगाते हो, उसकी बजाय आप ये करो। सो अभी ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, साथ के साथ बुक लेके बैठोगे आप, कॉपी लेके बैठोगे आप, और एक एक क्वेश्चन खुद अपने हाथ से करके देखोगे। कोई भी डाउट आता है बीच में उसको नोट करोगे और फिर वो डाउट मेरे से पूछोगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, 23rd का इलस्ट्रेशन देखते हैं। ABCD 4 पार्टनर आपके पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, क्रेडिटर दिए हुए हैं, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है चारों पार्टनर्स का, आप देख सकते हो। A और D का जो है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव है, B और C का नेगेटिव है, डेफिशिएंसी है कैपिटल की। कैश, डेटर, प्रोविजन, अदर एसेट्स वगैरह ये हमें मालूम है कैसे करना है। सीधा हम पहुंचते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पहली एडजस्टमेंट्स है A is to take over 60% ऑफ बुक डेट्स। बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स, ध्यान रखिएगा, जहां बुक डेट्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डेटर्स। तो ए ने जो है डेटर को लिया है, ए ने एसेट ली है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। एसेट कितने की लिए इसने, 60% ऑफ बुक वैल्यू 70% पे ली है। इसका क्या मतलब हुआ, डेटर्स हमारे पास है 35,000 के, इसको ध्यान से समझिएगा, 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट, A is to take over 60% ऑफ बुक डेट, मतलब डेटर्स का 60% A ने लिया। डेटर का 60% कितना होगा, 35,000 के डेटर है, इसका 60% आपका हो जाएगा
21,000, यानी ए ने 21,000 रुपए के डेटर लिए, बट कितने में लिए? एट 70%, 70% पर लिए। किसका 70% पर लिए? ये जो 21,000 है इसके 70% पर लिए। 21,000 का 70% निकाल देंगे हम, ये आएगा आपके पास 14,700। फिर से बताती हूँ, टोटल आपके जो डेटर्स है 35,000 रुपए के हैं। ए ने इसमें से 60% डेटर ले लिए, यानी 35,000 का 60%, 21,000 रुपए के डेटर ए ने लिए, बट कितने पे लिए? 70% के ऊपर लिए। ठीक है, यानी उसने पूरे 21,000 रुपए के भी नहीं लिए, 70% के ऊपर लिए। यानी 21,000 रुपए, मान लीजिए कोई पर्सन है, 21,000 रुपए उसकी उधारी है, फर्म को उससे 21,000 लेने हैं। ए ने कहा इससे पैसे मैं लूंगा, लेकिन उसने क्या किया? पूरे नहीं लेगा वो, उसने उसको 30% का डिस्काउंट दे दिया। भाई तुझे पैसे देने हैं, तू मेरे को 21,000 मत दे, मुझे 14,700 ही दे दे, और तेरा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज, D is to take over the balance at 75%। D is to take over the balance, मतलब जो बाकी के डेटर बच गए वो किसने लिए हैं? D ने लिए हैं। बाकी के डेटर कितने लिए? कितने बच गए? 60% तो ए ने ले लिए, बाकी के बच गए 40%। 35,000 का 40% आपका आएगा 14,000। तो डी ने क्या कहा? जिसे 14,000 रुपए देने थे फर्म को, डी ने उसको कहा ये डेटर मैं लूंगा, ठीक है, मतलब इनसे मैं पैसा रिकवर करूंगा। ठीक है, फर्म ने हाँ कर दिया। अब डी ने क्या किया? सारे पैसे नहीं लिए, उसने कितने लिए? एट 75%, मतलब सिर्फ 75%। उसने क्या बोला? 14,000 रुपए जिससे लेने थे, उसने कहा तू मुझे 14,000 रुपए मत दे, तू मुझे सिर्फ 75% दे दे, यानी बाकी का 15%, 25% तुम्हारा डिस्काउंट। ठीक है, इसने सिर्फ 75% लिए हैं, यानी 14,000 का 75%, सिर्फ 10,500 रुपए लिए हैं। इसका करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटर्स को आप रियलाइज नहीं कर सकते, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर डेटर वाला ए में चले जाएंगे और डी में चले जाएगा। ठीक है, जितना जितना यहाँ पे अमाउंट आई है उसके हिसाब से। उसके बाद फर्दर दे आर ऑल्सो टू बी अलाउड 2100 और 1100 का उनको कवर करने के लिए उनको अलाउंस मिला है। ठीक है, इसका क्या करना है भाई? अलाउंस मिला है ना ए और डी को, इसको दो जगह पे आपको एंट्री करनी है। पहली चीज रियलाइजेशन अकाउंट, फर्दर लॉस को रिकवर करने के लिए तो ए और डी को इनको अलाउंस मिला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट के ए और डी का अलाउंस दिखाएंगे, 2100 और 1100 इनके कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, यहां डेबिट साइड पे आया है कैपिटल अकाउंट के नाम से, तो कैपिटल अकाउंट में ए और डी की जो कॉलम है उसके अंदर आप दिखाओगे इनके पर्टिकुलर अलाउंस। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने बना दिया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर आप डालोगे बाय रियलाइजेशन और नीचे ब्रैकेट में डालोगे अलाउंस। तो ए के नीचे लिख दोगे 2100 और डी के नीचे लिख दोगे 1100। दूसरी चीज ये कंप्लीट है। सेकंड पे चलते हैं हम, डीज टू रियलाइज अदर एसेट्स, मतलब डी जो है वो बाकी की जो एसेट बच गई डेटर छोड़ के उनको रियलाइज करेगा। रियलाइज करने का क्या मतलब है? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बेचेगा। ठीक है, तो डी बेचेगा। टू पे ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब उसको रियलाइजेशन में एंट्री तो सेम वही रहेगी बाय बैंक के नाम से, बाकी की जो एसेट है वो बिक जाएंगी, बाकी की एसेट रहेगी 51,000 रुपए की रहेगी अदर एसेट्स। ठीक है, तो वो बेच देगा। कितने में बेचेगा ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, एंड टू पे ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी पे कर देगा। करना कुछ नहीं है, रियलाइजेशन में आप जैसे नॉर्मल पे करते हो डेबिट साइड के ऊपर टू बैंक से 21,000 की एंट्री डाल दोगे। ही इज टू रिसीव 5% ग्रोस कमीशन ऑन द अमाउंट फाइनली पेएबल टू अदर पार्टनर्स। वो अदर पार्टनर वाला मैंने क्लासरूम में आपको पॉइंट समझाया था। फाइनली पेएबल टू अदर पार्टनर, मतलब डी ने एसेट बेची है, उसके ऊपर उसे कमीशन मिलेगा। किस अमाउंट पे कमीशन मिलेगा? जो अदर पार्टनर को दी जा रही है। ये चीज ध्यान रखना, अदर पार्टनर कौन है यहाँ पे? जो सोलवेंट है, जिसे फर्म पे करेगी। इनसोल्वेंट की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो अदर पार्टनर सोलवेंट बचा हुआ है वो आपका कौन सा पार्टनर है, ये चीज आपको कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे आपको निकल जाएगी। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको क्लासरूम में, सेम एग्जैक्ट यहाँ पे वही होगा। बट टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, बट टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? जैसे वो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसमें ये सेम चीज थी, उसमें लोन वाला पार्ट आया था,
है ना, कि लोन अकाउंट हमारा अलग बनता है पार्टनर का, पर उसमें कह रखा था कि नहीं लोन भी उसमें ही आएगा कैपिटल अकाउंट में। तो सेम वही चीज है यहाँ पे, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं आते, बट अब आएंगे क्योंकि इसमें बोला हुआ है डालो, ठीक है। तो डेबिट साइड पे आएंगे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी डी ने पे करे हैं, पर्सनली पे करे हैं, ठीक है। ओके उसके बाद अदर एसेट रियलाइज एट ए लॉस ऑफ 2%। अब देखिए इसने कहा है अदर एसेट ये बेचेगा, कितने पे बेचेगा आप पता चलेगा, जो ये अदर एसेट जो बेच के इसने पैसा रिकवर किया है ना, रियलाइज किया, वो 2% के लॉस पे है। सो अदर एसेट थी 51,000 की, 51,000 को इसने बेचा, ठीक है, और इसको रिकवर कितना पैसा हुआ है देखिए 51,000, इसका 2% लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज तो सिंपल सी, अभी 2% लॉस हो गया, तो अगर सीधा सीधा होता तो हम क्या करते, 51,000 थी हमने बेची, 2% का लॉस हो गया, इसका 2% निकाल देते, जो भी आपका लॉस आता 1,020 रुपए का आता, ठीक है, 1,020 रुपए कम कर देते 51,000 में से, इतना पैसा हमें मिल गया। बट इसके आगे ना एक वर्ड लिखा हुआ है ओन नेट कलेक्शन। इसका क्या मतलब है ओन नेट कलेक्शन, बोल्ड में करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये है ये कहना चाहता है कि डिस्काउंट काटने के बाद जो पैसा आपको मिला है ना, उसका 2% का लॉस हुआ है। मतलब 51,000 है, ठीक है, इसमें से लॉस की अमाउंट माइनस करी, हमें नहीं पता कितनी है, अभी हमने निकाली नहीं है। ये जो बैलेंस बच गया, जो आपको मिला है, जो आपका नेट कलेक्शन है, जो नेट अमाउंट आपको मिली है, ये जो नेट कलेक्शन है, इसका 2%, इस नेट कलेक्शन का 2% जो अभी तक आपने निकाला ही नहीं है। तो वो 100% वाला तरीका अगर आपको याद हो तो मैं वो चीज आपको दोबारा से बताती हूँ। ये जो 50, अगर ये जो नेट कलेक्शन है, ये लगा लो, नेट कलेक्शन को अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए लॉस है 2%, ठीक है, और आपका जो नेट कलेक्शन है वो है 100%, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 51,000 रुपए है, ये कितने हो गए, इस 51,000 में से 2% घटा के नेट कलेक्शन आया ना। तो अगर नेट कलेक्शन 100 है तो 51,000 तक आने के लिए हमें 2% को घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 102%, क्योंकि 102% में से 2% घटाओगे तो 100 निकलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि 51,000 का आपको गुणा में 2/100 नहीं करना, इसका करना है 2/102। क्यों करना है, क्योंकि उसने हमें ये बोला है कि ये जो 2% का लॉस है ना, ये 51,000 पे नहीं निकालना आपको, ये उस बैलेंस पे निकालना है। जब आप 51,000 में से 2% घटा दोगे तब जो बैलेंस बचेगा ना, जो हमें नहीं मालूम कितना है, उस पे 2%, ठीक है। तो जो अमाउंट अभी तक हमने निकाली नहीं है उस पे 2% कैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे निकाल सकते हो कि जो ये जो नेट कलेक्शन है इसको मान लो 100, तो 51,000 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 102 की, क्योंकि इसमें ये 2% हमें ऐड करना पड़ेगा तो ये आएगा। तो 51,000 गुणा में 2/102, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1,000 आएगा ये, ठीक है। तो आपका यानी एसेट से एक्चुअल जो आपको रियलाइज हुआ है वो हुए हैं 50,000 रुपए। ओके, क्रेडिटर 30% डिस्काउंट पे करे हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 3,000 थे, बट द सेम इज पेड बाय द फर्म, ओके, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। बी इंसॉल्वेंट हो गया है ऑब्वियसली, और 20% उससे रियलाइज हुए हैं, तो 20% रियलाइज हो गया, ये भी आप कर सकते हो। ये पॉइंट भी हमने देख लिया था कि जितना भी उसका पैसा बनता था उसमें 20% रिकवर हो गया, बाकी का पैसा जो है वो ए और बी या जो भी आपका सोलवेंट पार्टनर है, ए और डी है, तो वो लेके आएंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था। यहाँ पे 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी और डी, इनसॉल्वेंट सिर्फ बी हुआ है, ठीक है, लेकिन ए, सी और डी में से पैसा कौन लेके आएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे पैसा नहीं लेके आएंगे। सी जो है यहाँ पे, सी का बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं सी का बैलेंस यहाँ पे 0 आएगा।
सी पैसा नहीं लाएगा यहाँ पे। आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। सी का जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो है 15,000 रुपये, ठीक है। अब इस जो ये सी है इसको क्या मिल रहा है 15,000, उसके अंदर सी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना प्रॉफिट है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना कुछ है। लेकिन सी जो है वो इंसॉल्वेंट भी नहीं है, मतलब सी अपना 15,000 रुपया लेके आएगा, ठीक है। अब सी से ही आपको पैसा लेना है तो सी ऑब्वियसली दूसरे बी का पैसा ला नहीं सकता, तो वही वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। सी नहीं लेके आएगा, सिर्फ ए और डी लेके आएंगे, क्योंकि इनका सरप्लस बचा हुआ है, सी का सरप्लस नहीं है। 15,000 रुपये इसको लाना था, 15,000 ही ये ले आएगा, बस इसका मामला वहीं पे खत्म है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। अब हम आते हैं 25 के इलस्ट्रेशन के ऊपर। 25 के इलस्ट्रेशन में क्या अलग है, 24 का आप आराम से कर सकते हो, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट अलग है, प्राइवेट एस्टेट और प्राइवेट लायबिलिटी। वैसे मैंने आपको क्लासरूम में जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने प्राइवेट एसेट और प्राइवेट लायबिलिटी का पॉइंट बताया था आपको, और मैंने आपको कहा था कि जैसे फर्म अपनी एसेट बेचती है तो सबसे पहले अपनी लायबिलिटी चुकाती है, फिर पार्टनर को पैसा देती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब पार्टनर का अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और वो उसको बेचता है तो सबसे पहले वो अपनी प्राइवेट लायबिलिटी चुकाता है, फिर अगर कोई पैसा बच जाता है तो वो फर्म को दे देता है, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पे है। सो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स, बीपी, सबका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ड्रॉइंग्स भी है, तो ध्यान रखिएगा रेशो जब आप निकालेंगे कैपिटल रेशो तो उसमें ड्रॉइंग घटेगी, ठीक है। फर्म आपकी डिसॉल्व हो गई, ए और बी दोनों इंसॉल्वेंट हो गए आपके। एसेट्स जो रियलाइज की हैं इतनी की हैं, एक्सपेंसेस आपके 10,000 हैं, ये आप पे कर दोगे। अच्छा, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे दिखाए नहीं हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा नहीं रखे, तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो नहीं आएगा ये, पर डेबिट साइड पे पेमेंट करोगे आप, ठीक है। बुक्स में नहीं दिखाए लेकिन पेमेंट तो करिए ना, पेमेंट की एंट्री जरूर डालोगे। पोजीशन क्या है बी और डी की, देखिए बी और डी में से बी इंसॉल्वेंट हुआ है, सिर्फ डी नहीं हुआ है, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, डी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट निकाल के दिखाती हूँ, सब कुछ एक बार दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा। हमें क्या क्या बनाना है, एक तो हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां हमने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हमें एक बनाना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए बी सी और डी, और यहां आ जाएगा ए बी सी और डी, ठीक है। ओके, अभी ठीक है, सबसे पहले रियलाइजेशन करते हैं, तो सन्ड्री एसेट्स डालते हैं डेबिट साइड के ऊपर। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में वही डाल लो, 4,20,000 के एसेट्स हैं। ओके, लॉस टू डेट, ये है आपका लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस है ये कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। यहाँ रियलाइजेशन में इसका कोई काम नहीं है। क्रेडिटर्स लिख देते हैं, कितने के क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, 3,10,000 के हैं, और बिल्स पेबल भी दिया हुआ है, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है तो ये भी डाल देंगे, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल है, इसका रियलाइजेशन में कोई काम नहीं है। अब हम करते हैं रियलाइज, जो आपने बेच के और पेमेंट जो भी करी है, तो एसेट जो रियलाइज हुई है 3,30,000 पे, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय बैंक, 3,30,000 रुपए की एसेट आपने बेच दी। लाइबिलिटी भी चुकाई है आपने ऑब्वियसली, क्रेडिटर्स चुकाए हैं आपने, बीपी चुकाया है आपने, तो टू बैंक क्रेडिटर्स के लिए कितने के थे 3,10,000 रुपए ये चुका दिए। फिर आपने टू बैंक बिल्स पेएबल को पे कर दिया 40,000 के। देन उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे 10,000, बुक में नहीं है तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे तो नहीं दिखा सकते, पेमेंट करिए तो दिखाएंगे ही, तो टू बैंक एक्सपेंसेस हमारे पे करे हमने 10,000 रुपए के। सब कुछ हो गया रियलाइजेशन का। प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो यहाँ आप टोटल करोगे, ये आएगा आपका 7,80,000। यहाँ आपका लॉस आएगा, लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ए
बी, सी और डी, इनका कैपिटल अकाउंट में हम रियलाइजेशन का लॉस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 30,000, बी के हिस्से में आएगा 30,000, सी के हिस्से में आएगा 20,000 और डी के हिस्से में आएगा 20,000। टोटल 1 लाख रुपए का लॉस जो है सभी पार्टनर्स में हमने बांट दिया। रियलाइजेशन हो गया यहाँ पे कंप्लीट, अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डालना है, ठीक है। ओके, रियलाइजेशन हमारा हो गया ना, तो कैपिटल अकाउंट को मैं यहीं पे बना देती हूँ। चलिए, ये हमारा आएगा कैपिटल अकाउंट। सो ए, बी, सी और डी, इससे डेबिट्स बैलेंस आ जाएगा इनका, और ए, बी, सी एंड डी साइड क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सबसे पहले हमें डालना है ओपनिंग बैलेंस। बाय बैलेंस बी डी डाल दिया हमने, सभी के कैपिटल का डाल लेते। सबका पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा सबका बैलेंस। 70,000 ए के उसमें चले गए, बी में चले गए 40,000, सी में चले गए 90,000 और डी में चले गए 50,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई रिजर्व है, देखो कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट है नहीं है, लॉस है, लॉस बांटेंगे। लॉस कहाँ जाएगा, लॉस को अगर पार्टनर देगा तो उसका कैपिटल का अकाउंट कम होगा तो डेबिट साइड में, ठीक है। कैपिटल बैलेंस कम होएगा तो डेबिट साइड में। तो ये जो भी आपका लॉस था पी एंड एल अकाउंट के नाम से हम कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, जैसे प्रॉफिट बढ़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वैसे ये भी बढ़ता है। तो 1.5 लाख रुपए का जो है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। 45,000 रुपए ए के हिस्से में आया, 45,000 रुपए बी के हिस्से में आया, 30,000 रुपए सी के हिस्से में आया और 30,000 रुपए आया है डी के हिस्से में। लॉस कंप्लीट हो गया हमारे पास। ड्रॉइंग्स दी हुई है, ड्रॉइंग से भी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है तो वो भी डेबिट साइड के ऊपर आएगी। ड्रॉइंग्स तो पहले ही बांट रखे हैं, सिर्फ ए ने और सी ने ही निकाला है पैसा, तो जिसने निकाला है उसमें डाल देंगे। बी ने कुछ नहीं निकाला, सी ने 20,000 रुपए निकाल दिए और डी ने कुछ नहीं निकाला। कंप्लीट, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, ए हुआ है और बी हुआ है, ठीक है। तो इनका हिस्सा सोलवेंट पार्टनर लेके आएगा। अब सोलवेंट पार्टनर कौन सा लेके आएगा ये निकालना पड़ेगा, सी और डी है, ठीक है। तो वही दोनों लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, प्राइवेट एस्टेट और प्राइवेट लाइबिलिटी वाली बात। यहाँ पे बी का नाम भी है, इसकी भी कुछ प्राइवेट एस्टेट थी और प्राइवेट लाइबिलिटी थी, इससे भी कुछ रिकवर हुआ हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। नीचे आपको दे रखा है बीज प्राइवेट एस्टेट रियलाइज ओनली 36,000, मतलब बी ने जब अपनी प्राइवेट एस्टेट जो 60,000 की थी वो बेची तो उसको सिर्फ 36,000 मिले और उसकी लाइबिलिटी है 50, यानी उसकी खुद की पर्सनल लाइबिलिटी भी उससे नहीं चुकाई गई, तो फिर फर्म को देने की तो बात ही नहीं होती, ये तो वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। इसका और कुछ नहीं करना। हाँ, डी ने देखिए क्या किया है, डी ने अपनी एस्टेट का जो रियलाइज किया वो 40,000 रुपए उसने रियलाइज किए, मतलब 50,000 उसकी प्रॉपर्टी थी, उसमें से 40,000 रुपए उसने बेच के ले लिए, ठीक है। 40,000 में से उसने अपनी खुद की जो लाइबिलिटी थी 10,000 वो चुका दी। तो जो बाकी का 30,000 है, अभी तो ये इंसॉल्वेंट है, इसको देने का कोई वो नहीं है कि ये देगा, ठीक है। 30,000 इसके पास बचा है पैसा, अगर जरूरत पड़ी तो ये फर्म को 30,000 रुपए दे देगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था, प्राइवेट एस्टेट को बेचा था उस पर्सन ने और लाइबिलिटी चुकाई थी और पैसा बचा था, उसे हमें कैपिटल अकाउंट में डाला था। क्यों डाला था, क्योंकि जिस पर्सन की वो प्राइवेट एसेट थी वो इंसॉल्वेंट हो गया था। क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हुआ था तो उसको पैसा तो लाना ही लाना था, इसीलिए उसका पैसा जो है फर्म कैपिटल अकाउंट में लिख दिया हमने कि इतना रुपया इससे रिकवर हो गया, ठीक है। बट यहाँ डी जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, तो ये जो 30,000 रुपए इसके बचे हैं ना अपनी प्राइवेट एसेट बेचकर, ये तभी लाएगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में इसको हमें लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, इसको लाना ही लाना नहीं है, तो वो एक बार आप उसकी जेब में ही छोड़ दो, वो डी के पास ही उसके अपने अकाउंट में या उसके अपने घर पे ही रखे हुए हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारी फर्म में उसमें अभी कुछ भी नहीं करना है उसका। ओके, अब बारी आती है और कोई चीज है भाई, लॉस बांटा, ड्रॉइंग बांटी, रियलाइजेशन वाला रह गया ना, रियलाइजेशन का भी लॉस हुआ था, वो भी उससे भी हमारा कैपिटल का अकाउंट कम हो जाता है तो वो भी यहाँ आ जाएगा,
रियलाइजेशन का लॉस 30,000 तो इनके थे और 20,000 थे सी और डी के। ठीक है, रियलाइजेशन का लॉस बट गया, सारी चीजें हो गई और कुछ है नहीं। ओके, अब हम देखते हैं कि किसका क्या हुआ है। ए और बी तो इंसॉल्वेंट है, तो इनका तो जो भी बनता है वो सारा का सारा कौन लेके आएगा, सी और डी लाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम यही देख लेते हैं ए और बी का कितना पैसा लाना बनता है। देखिए, ए 70,000 रुपये लेके आया था। ठीक है, और डेबिट साइड पे देखिए इसका बैलेंस कितना है, 45 + 10 55 और प्लस 30 85,000। ठीक है, यानी इसकी जो अमाउंट है 15,000 रुपये वो इसकी गई हुई है। डेफिशिएंसी के अंदर, तो 15,000 रुपये इसकी डेफिशिएंसी है जो ये नहीं ला सकता। अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ होता तो यही लेके आ जाता। क्रेडिट साइड पे हम बाय बैंक दिखा देते एक ही उसमें, भैया यही लेके आएगा क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, पर अब ये इंस्टॉलमेंट है तो ये नहीं ला सकता। कौन लाएगा, सी और डी। ठीक है, दूसरा है बी, 40,000 कैपिटल के लेके आया वो, बट डेबिट साइड पे देखिए लॉस का उसको 45 चुकाना है और रियलाइजेशन के लॉस का 30 चुकाना है, यानी 75,000 उसको चुकाना है और लेके वो सिर्फ 40 आया था शुरू में। यहाँ पे जो है ना 35,000 की डेफिशिएंसी है जो बी नहीं चुका सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। ये 35,000 कौन चुकाएगा, सी और डी। किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। अब वो कैपिटल रेशो निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई करंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल रेशो निकालते समय क्या क्या एडजस्ट होता है याद करो। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं हम, उसमें से ड्रॉइंग घटाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो उसमें आएगा, और इसके अलावा क्या क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग घटता है, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस घटता है। बस 5 ही आइटम की एडजस्टमेंट करनी होती है। रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट को हम हाथ भी नहीं लगाते दोबारा से। ठीक है, अब इनका कैपिटल रेशो निकालते हैं, ए का और बी का। तो ए को देखो 70,000 तो इसकी कैपिटल थी, ड्रॉइंग इसने करी है क्या, और सॉरी ए और बी का नहीं, जो सोलवेंट पार्टनर है उसका, सी और डी का। सी और डी लेके आएंगे ना हिस्सा, तो सी और डी का निकालते। देखिए सी की कैपिटल थी 90,000। ठीक है, क्या इसने कोई ड्राइंग करी थी, 20,000 रुपए की निकाल लेते इसने, 20,000 कम हो गई कैपिटल इसकी। ठीक है, लॉस था कोई, बिल्कुल था, लॉस बांटा था हमने 30,000 का, वो भी माइनस हो जाएगा। यानी इसका कैपिटल का फाइनल बैलेंस कितना रह गया, 50 गए, 40,000 रह गया। रियलाइजेशन के लॉस या प्रॉफिट को हम हाथ भी नहीं लगाते, फिर से रिवाइज कर रही हूं मैं। डी की कैपिटल थी 50,000, क्या इसने ड्राइंग करी थी, नहीं करी। ठीक है, कुछ भी ड्राइंग के नाम का कुछ नहीं जाएगा। क्या लॉस में हिस्सा था इसका, था 30,000 रुपए का, घटा दिया हमने, इसका बैलेंस बच गया 20,000। रेशो कितना आया, 4:2, यानी 2:1। तो 2:1 के रेशो में सी और डी उनके जो भी अमाउंट है वो लेके आएंगे। ठीक है, आप कितना कितना लाएंगे ये निकाल लेते हैं। सी और डी, ए और बी का कितना कितना पैसा लेके आएंगे। ए का टोटल पैसा बनता है 15,000, 2 और 1 के रेशो में बांट दो, गुणा में 2/3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी सी लेके आएगा 10,000 और डी लेके आएगा 5,000। ठीक है, बी का कितना बन रहा था, 35,000। ठीक है, बी की टोटल डेफिशिएंसी थी 35,000 की। सी लेके आएगा 2/3 के रेशो में। ठीक है, तो 35,000 का 2/3 निकाल देते हैं हम, गुणा में 2 भाग में 3, ये आ गया भाई आपका 23333, इतना आएगा। ठीक है, और डी का हिस्सा बनेगा इसमें से 11,667, पॉइंट में आएगा, वो पॉइंट 1 बढ़ा दोगे आप, पॉइंट हटा दोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इतना पैसा इनको लेके आना है। सी को क्या लेके आना है, 10,000 तो ए के लिए और 23,333 बी के लिए। डी को क्या लेके आना है, 5,000 ए के लिए और 11,667 जो है वो बी के लिए। अब एक बार यहां से गौर से देखना,
50,000 रुपए डी का। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, बी और सी तो इंस्टॉलमेंट है, ए और बी तो इंस्टॉलमेंट है, उनको तो छोड़ ही दो। डी का बैलेंस देखो एक बार, डेबिट साइड पे 30,000 है और 20,000 है, यानी 50,000 है। क्रेडिट साइड पे 50,000 है, इस बंदे का तो जीरो बैलेंस है, ठीक है। यानी कैपिटल के 50,000 ही लेके आया था और लॉस में भी 50,000 जा रहा है इसका। पैसा कहां से लाएगा ये, जो इसने एसेट बेची थी और इसका 30,000 रुपये बच गया था, ठीक है, याद है ना, उसमें से ये पैसा ला सकता है। तो ये इंसॉल्वेंट है, पूरी तरीके से सोल्वेंट है, ये पैसा ला सकता है क्योंकि इसने अपनी पर्सनल एसेट 40 की बेची थी और 10,000 उसमें से जो है इसने अपनी लायबिलिटी चुकाई थी प्राइवेट, 30 बच गया था इसके पास, उसमें से आराम से ये बी, ए और बी का हिस्सा ला सकता है। तो डी यहाँ पे जरूर लेके आएगा पैसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब पैसा बांटना, उसकी एंट्री डालते हैं। तो डेबिट साइड पे क्या एंट्री होती है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, मतलब जो इंसॉल्वेंट है उनके नाम से डेबिट साइड पे एंट्री होती है, ठीक है। और अमाउंट किसकी उसमें लिखी जाती है, सीओडी में लिखी जाएगी, क्योंकि भाई ये पैसा लाएंगे तो इनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो कम होगा, ठीक है, इनका कैपिटल का बैलेंस कम होगा, तो इसीलिए डेबिट साइड पे एंट्री डालनी पड़ेगी, तभी तो कम होगा। कैपिटल का बैलेंस जिन भी आइटम से होता है सारी की सारी डेबिट साइड पे लिखी जाती है, तो ये भी डेबिट पे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सी और डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी कितनी लेके आ रहा है, ए के लिए 10,000, डी लेके आ रहा है 5,000, सी बी के लिए लेके आ रहा है 23,333 और डी के लिए लेके आ रहा है 11,667। ये यहाँ पे मामला हमारा खत्म हो गया, इसका हम यहाँ पे टोटल निकाल देंगे, ठीक है। अब बारी आती है क्रेडिट साइड की। तो यहाँ पे हम नाम जो लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं सोल्वेंट पार्टनर्स का जो पैसा लेके आ रहे हैं, लेकिन अमाउंट जो डालते हैं वो डालते हैं जो दिवालिया हो चुके हैं उनके अकाउंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सी, यहाँ ए है तो ए के लिए सी लेके आ रहा है 10,000 और ए के लिए डी लेके आ रहा है 5,000, इसका अकाउंट कंप्लीट। 85,000 ये टोटल आ गया, 85,000 डेबिट साइड का टोटल, इसका अकाउंट हो गया कंप्लीट। बी के लिए सी ला रहा है 23,333 और डी ला रहा है 11,667, इसका अकाउंट यहां कंप्लीट हो गया, ठीक है। डेबिट साइड पे सी के अकाउंट का टोटल अगर आप करोगे ये आएगा 1,03,333 और डी के अकाउंट का अगर आप टोटल करोगे ये आएगा 66,667। वहीं अगर आप इनके क्रेडिट साइड को देखोगे तो वो डेबिट साइड से कम है, यानी फर्म इन्हें पैसा नहीं देगी, ये फर्म को पैसा देंगे, बचा हुआ पैसा भी। अगर इनकी कैपिटल का बैलेंस यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड से ज्यादा होता तो फर्म इन्हें पे करती। तो डेबिट साइड पे हम क्या दिखाते, टू बैंक और सीओडी के कॉलम में उतना उतना पैसा डाल देते, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है, तो यानी सीओडी को पैसा लाना है और ये ला सकते हैं क्योंकि ये सोल्वेंट है, ये दिवालिया नहीं हुए हैं, आराम से ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल एंट्री डालते हैं कैश के नाम से, ये पैसा लाएंगे, ठीक है। सी की जो डेफिशिएंसी है वो है 13,333 रुपए की, तो ये 13,333 लेके आएगा और डी की जो डेफिशिएंसी है वो है 16,667 रुपए की, तो ये 16,667 रुपए लेके आएगा। अब दोनों साइड का टोटल हो गया बिल्कुल बराबर। सो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25। इसके बाद एक बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट आप बड़े ही आराम से बना सकते हो, जहां भी बैंक के नाम से एंट्री है उठा के बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। 26 का आप आराम से कर सकते हो। ओके, सो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ आपको।